गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। एक और सुबह में वेलकम कहेंगे। प्यारे से चेहरे आपके सामने मौजूद हैं और प्यारी सी सुबह को मजीद हसीन बनाने के लिए हम आपके साथ हैं। मैं हूं हाफिज नजमुल साकिब और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फिकार। इंसान की जिंदगी में दो फैसले लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक शादी का फैसला और एक कैरियर का फैसला। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि कैरियर काउंसलिंग कैसे की जानी चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फरीदा फैसल साहिबा, प्रोफेसर हैं एरिड यूनिवर्सिटी में और पंजाब यूनिवर्सिटी में। कैसी हैं मैम? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच आज हमारे शो में आने के लिए। इट्स माय प्लेजर। पहला मेरा सवाल जो है वो आपसे ये है कि कैसे किसी इंसान को पता लगे कि उसने ये कैरियर चूज करना है। 100% श्योरिटी नहीं होती और करियर के अंदर शिफ्ट्स भी होती हैं। तो कहा जाए कि हर किसी को पता है कि एग्जैक्टली उसने क्या चीज़ अचीव करनी है। कुछ लोगों को पता होता है, बहुत सिंगल माइंडेड होते हैं, लेकिन सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो पहले तो मैं कहूँगी कि ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं ना, जो अपने बच्चों के लिए बड़े फ़िक्रमंद होते हैं कि भाई ये इसको कोई अच्छा जॉब मिलेगा कि नहीं, पढ़ाई के बाद इसका क्या बनेगा, और बच्चों को ख़ुद भी फ़िक्र होती है कि एक सोर्स ऑफ इनकम लोगों को चाहिए होती है। तो वो परेशान होते हैं उसमें और उनका ये ख्याल होता है कि भाई हर किसी को पता होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। मेनी टाइम्स लोग जो है ना वो अपनी डायरेक्शन ढूंढते हैं और अपनी डायरेक्शन वो जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं उस वक्त आपको आइडियाज़ आते हैं, फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। देखिए आजकल ख़ास तौर पे जॉब मार्केट के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो जहाँ यूजुअली ये होता है, मैंने देखा है कि जहाँ पे एक बच्चे का शुरुआत होना, ऑटोमेटिकली वो इंडस्ट्री जो है वो उसको पुल कर लेती है। तो बेहतर ये होता है कि बच्चे जो हैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार हो। ज़रूरी क्या चीज़ है? ज़रूरी ये है कि आपका एटीट्यूड अच्छा हो, कि काम करना है, मेहनत करनी और सीखना है। यू सी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये नहीं कि आप पर्टिकुलरली किस प्रोफेशन में जा रहे हो, बट ज़्यादा ये कि जिस प्रोफेशन में भी जाएं देन गिव इट योर ऑल। जो काम भी करें, चाहे वो कितना ही छोटे लेवल का हो, इस तरीके से करें कि कल कोई कहे कि भाई किसी बंदे ने काम किया था, नॉट के सर से उतारा था। तो जिसका ये एटीट्यूड होता है वो फिर कोई भी काम कर सकता है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी काम। तरीका क्या होना चाहिए कैरियर काउंसलिंग का? करियर काउंसलिंग का अब ये भी है कि करियर काउंसलिंग एक प्रोफेशन भी बन चुका है। यानी व्हाट शुड पीपल, जिन्होंने के यंग लोगों को करियर के बारे में गाइड करना है, उन्हें क्या करना चाहिए, ये बात है ना। तो वो यही है कि बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ सेशंस हों, उसको अंडरस्टैंड किया जाए कि उसका पोटेंशियल क्या है, यू सी, और मैच किया जाए उसकी। हर इंडिविजुअल की कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल्स होती हैं, उसको जॉब के साथ मैच किया जाए। अच्छा, कब ये देखना चाहिए कि बच्चे को ये बताना शुरू करें या उसकी काउंसलिंग करना शुरू करें कि आपको बेटा ये करना चाहिए, या उसकी कब हेल्प करनी शुरू करनी चाहिए? ये नहीं कि वो सब कुछ कर चुका हो, पढ़ चुका हो और बिल्कुल ही गलत फील्ड में एजुकेशन हासिल कर चुका हो और फिर आप उसकी काउंसलिंग शुरू करें। एज क्या? अब काउंसलिंग जो है वो एज को अप्रोप्रिएट, आप बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की तरफ कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम वो वाले कौम हैं जिन्हें शौक है। इवन हमारा जो डायस्पोरा है, जो पाकिस्तानीज अब्रॉड रहते हैं, उनको भी अगर कंपेयर करो ना आप दूसरी नेशनैलिटीज़ के साथ, ख़ास तौर पे यूरोपियंस के साथ, वो कभी ये नहीं करते कि अपने बच्चों को फोर्स करें कि तुमने डॉक्टर बन के दिखाना है। They don't do that. I mean, if somebody wants to be a musician, it's fine. But ये पता नहीं होता, जो मैं शुरू में बात पे कर रही हूँ कि बच्चे को खुद भी पता नहीं होता। वो शुरू में जाहिर है कि अगर बच्चे का जहन अच्छा है तो वो एक तरफ पढ़ाई करना शुरू कर देता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। सो काउंसलिंग का तरीका जो है ना वो बहुत सटल होना चाहिए। बिल्कुल। आप जो मुझसे पूछ रहे हो ना कि एक सटल तरीके से उनको टू हेल्प देम मेक अप देयर ओन माइंड। फाइनली दे हैव टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। उन्होंने खुद सोच के करना है कि व्हाट डू दे वांट टू डू। तो ये जो हमारा बेजा प्रेशर होता है ना कि जी यही काम करना है, अगर डॉक्टर है तो उसका बेटे ने भी डॉक्टर ही बनना है, इट्स नॉट नेसेसरी। बिल्कुल, इट्स नॉट नेसेसरी। आपने डिसाइड होने की बात की, तो डिसीजन पावर भी तो बच्चे के अंदर डालनी होगी ना। जब हम बच्चे को अच्छा नहीं, मुझे चलिए फिर चीज समझाएं क्योंकि मेरे पास ये कंफ्यूजन आ रही है कि आपने कहा कि बच्चे ने ही अल्टीमेटली डिसाइड करना है,
तो जब वो डिसीजन पावर नहीं होगी उसके पास, वो कैसे डिसाइड कर सकेगा? आप उसको खुद एतमादी देंगे? ओके, हाँ, ये अगला वाला बात तुमने ठीक की। अच्छा, खुद एतमादी देंगे। बिल्कुल। देखो, खुद एतमादी का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? कि उसके अंदर कुछ पोटेंशियल है। Allah Almighty has created everybody differently and with special potentials. बेशक। हर किसी के अंदर है ना, वो खुद ब खुद डेवलप करेगा। उसको आपने ऐसा ग्रोथ एनवायरनमेंट देना है, उसे सिखाना क्या है। देखिए, हम लोग जो अपने बच्चों के ऊपर बहुत कम स्ट्रेस करते हैं, वो स्पोर्ट्स नहीं कराते। देखो, सारी दुनिया कराती है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चे को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं कभी सिखाते। आपको पता है पर सारी दुनिया में इट्स मैंडेटरी कि आपको कम से कम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है। आप सवाल पूछेंगे कि हर बच्चे ने तो फ्लूट नहीं बजाना ना, तो बच्चा फ्लूट बजाना क्यों सीख रहा है? रीजन बीइंग कि हो सकता है कि वो म्यूजिकली ओरिएंटेड हो, उसे पता ही ना चले। देखिए, स्कूल का काम और आपकी जो ग्रूमिंग का काम ये है कि वो उसको जितने ज्यादा एक्सपीरियंसेस दे सके, अपने आप को एक्सप्लोर करने के दे, and then suddenly he is going to start performing very well in a particular field. अच्छा, मुझे आपकी बात से जो समझ आई है वो ये आई है कि हर बच्चे में कोई ना कोई फील्ड परस्यू करने की एबिलिटी होती है, तो उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्व हम किस एज में करें, कौन करे, पेरेंट्स करें, टीचर्स करें, किसको ये ऑब्जर्व करना शुरू करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की, बहुत ही क्लासिक बात की है, और इसमें जवाब भी है। क्या बात है? वो शाबाश, वेरी वेल। वो देखो, बात ये है कि देखें, आजकल जो प्रॉब्लम है, पेरेंट्स बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर रहे। बच्चा लगा हुआ है गेम पे, माँ जो है वो अपनी गेम में खेल रही है अपनी। They're not really, they're together but they're not spending time. Yes. She doesn't really know what's going on in her child's head. उसको पता ही नहीं है, या वो अपने कामों में इतनी मसरूफ है कि बैठ के अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारना। और ऐसा नहीं होता आजकल के बच्चों के कि भाई आप जो है वो उनके साथ स्पेंड करेंगे तो ऑल ऑफ अ सडन खुल जाएंगे। मोस्टली बच्चे, और खासतौर पे जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, वो हेजिटेंट होते हैं थोड़े से, इंट्रोवर्ट होते हैं, वेरी इंट्रोवर्ट, मेजॉरिटी ऑफ दिस, नॉट ऑल ऑफ देम, बट तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना वो खुद ब खुद ओपन अप करते हैं। मेजॉरिटी तो पेरेंट्स को दिखानी है ना, उन्होंने सिर्फ पेरेंट्स को दिखानी है मेजॉरिटी, एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर चाइल्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और टीचर्स के साथ भी ये है। प्रॉब्लम पता है क्या है कि बड़े स्कूल्स होते हैं खासतौर पे जिसमें बच्चे को पर्सनल अटेंशन नहीं मिल रही होती, ओके, एंड देन अगेन हम फोकस्ड हैं बहुत ज्यादा ओनली ऑन ग्रेड्स, ओनली ऑन टेकिंग सर्टेन सब्जेक्ट्स। तुमने साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, नॉट नेसेसरी। बच्चा पेंट कर रहा है, वो खुद ब खुद करता है। आप ऑब्जर्व कर लेंगे कि वो अपना काम कर रहा है, और काम करते करते ना उसने तस्वीर बनाई हुई है, तो नजर आ गया ना ये कि इसको आर्टिस्टिक, ये तो आर्टिस्टिक है, इसको तो ड्रॉ करने का शौक है। उसके बाद आप इतना आर्टिस्टिक बच्चा था, जो कि कितनी सारे फील्ड्स हैं जो क्रिएटिविटी के साथ रिलेटेड है कि नहीं? बिल्कुल। तो वो क्रिएटिव, आप बजाय ये कि उसको रिकग्नाइज करते कि इसमें क्रिएटिविटी है और ऐसा फील्ड चूज करने की कोशिश करते, ग्राफिक डिजाइनिंग है फॉर एग्जांपल, एनीथिंग यू नो टू डू विद दैट, जो कि उसकी नेचुरल, जो उसको अल्लाह ने इंस्टिंक्ट दी थी, उसके साथ अलाइन करता, तो वो खुश भी रहता, कमाता भी, अच्छा चेहरी भी बनता। अब नहीं, अब क्योंकि तुम्हारा जहन भी अच्छा, वो ड्रॉ भी बहुत अच्छा कर सकता है, उसका जहन भी बहुत अच्छा है, वो साइंस भी पढ़ सकता है, वो आर्ट्स भी पढ़ सकता है। बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, और मुझे लग रहा है कि आपने कुछ सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, मैं बहुत कुछ सीख लूंगा। पहले हमारा जो सेगमेंट है, डॉक्टर साहब आपकी इजाजत हो तो हम पहले सेगमेंट की तरफ बढ़े। हमारा पहला सेगमेंट है पर्सनल ग्रूमिंग। आप ये सेगमेंट देखें, वापस आएंगे और यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमरीन और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट पर्सनल ग्रूमिंग। व्यूअर्स, आज से पहले मैंने आपको जितनी एपिसोड्स में डिफरेंट बताए, प्रोसीजर्स बताए, अपने सैलून से रिलेटेड जो सर्विसेज थी उनके हवाले से हमने बात की, और आपको कुछ टिप्स भी दी आपकी स्किन के हवाले से, मेकअप के हवाले से, एंड आई होप कि आपको पसंद आई होंगी और आपने उससे बेनिफिट लिया होगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम चाह के भी घर पे नहीं कर सकते हैं, और ऑब्वियसली हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता। तो जब कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके लिए आपको इन एनी केस एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ता है, और ग्रूमिंग का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आपको सब हम ऐसी टिप्स और ट्रिक्स या टोटके बताते हैं कि आप घर पे सब कुछ ही कर लें, और घर पे हर चीज़ मिरेकल नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा ना। आपको डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, किसी क्लिनिक पे जाना पड़ेगा, कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, देन यू विल एबल टू गेट दैट प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो आज हमारे पास एक बहुत ही प्यारी गेस्ट हैं, और शी इज़ वंडरफुल फिजिशियन,
एस्थेटिक फिजिशियन। तो आपको स्किन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो कि ऐसे मसले मसाइल जो कि गर्ल्स को समझ नहीं आती कि हम किन के पास जाएं। अक्सर गर्ल्स को स्कारिंग का इश्यूज़ होते हैं, फेशियल हेयर का तो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम है ही, और लाइटनिंग प्रोसेस की तरफ लोग बहुत जाते हैं, और फेयर होने का भी बहुत शौक है लोगों को। तो आज हमारे पास जो गेस्ट हैं, हम उनसे पूछेंगे कि गर्ल्स को ऐसे इश्यूज़ हों तो उनको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए और किस एज से स्टार्ट करना चाहिए, और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो वेलकम डॉक्टर लैला, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको कैसा लग रहा है आज आपको हमने बुलाया? बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट्स एन ऑनर टू बी हियर। मोस्ट वेलकम टू आवर शो। आपने हमें डॉक्टर लैला जो है एस्थेटिक फिजिशियन है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और लैला, आप हमें थोड़ा सा पहले तो बताएं कि एस्थेटिक फिजिशियंस क्या करते हैं? ओके, एस्थेटिक फिजिशियंस बेसिकली दे आर डॉक्टर्स। MBBS करने के बाद आपके कोर्सेज होते हैं, यू हैव टू डू दोज। देयर आर 2 कैटेगरीज। एक तो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो कि बेसिकली स्किन इलनेसेस को देखते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं जो सर्जरीज करते हैं। एस्थेटिक फिजिशियंस मोस्टली आपकी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स करते हैं। बीइंग अ डॉक्टर, पहले आपकी कॉम्प्लिकेशंस जो भी इलनेसेस हैं उनको रूल आउट करने के बाद हम उन्हें गाइड करते हैं स्किन रिजुविनेशन, एंटी एजिंग के। ओके फाइन, यही इट मीन्स कि आप पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं प्रॉपर। ऐसे ही वो लेज़र मशीन्स लेके आप नहीं बने ना, यही नीडेड है। गर्ल्स, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एक्सपर्ट के पास जाएं। आपके लिए ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि जिस बंदे या बंदी के पास आप जा रहे हैं, जो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ही इज़ क्वालिफाइड और नॉट। क्योंकि क्वालिफिकेशन जब तक नहीं होगी, वो आपको जो भी प्रोसीजर्स अडॉप्ट करेंगे वो उनके लिए आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे, उल्टा नुकसान भी होगा। ऐसे ही ना लैला, क्योंकि आपके प्रोसीजर्स में आई थिंक ऐसा है प्रॉब्लम कि यहाँ पे बच्चियाँ ज़्यादातर ये होती हैं कि वो पहले घर पे अपनी जिस तरह अभी आपने कहा कि लाइटनिंग क्रीम्स और ये सब कुछ यूज़ करते हैं जो कि फार्मूला क्रीम्स होती हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में स्किन डैमेज करते हैं। तो अगर वो शुरू से अपना इलाज एक क्वालिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से जाके ये डिस्कस करें तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है। एग्जैक्टली, मैं भी ये कहती हूँ कि आप हमेशा एक्सपेरिमेंट्स से बचें, क्योंकि स्किन और आपकी जो बॉडी के जो मतलब डिफरेंट इश्यूज़ हैं, जब आप एक दफ़ा रॉन्ग हाथ में चले जाएंगे, एक गलत ट्रीटमेंट से आप गुजरेंगे, तो फिर वो आपको उसको सेट करने में इतना टाइम गुजर जाता है कि एक्चुअल जो कॉज या जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी सॉर्ट आउट नहीं होती। अच्छा लैला, मुझे बताएं कि जिन लड़कियों को एक्ने के बाद स्कारिंग हो जाती है तो उसके लिए वो क्या करे, उसको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? एक्ने या तो प्यूबर्टी में जिस तरह एक्ने वल्गैरिस या एक्ने की बहुत सारे टाइप्स होती हैं, उसके मुताबिक हम देखते हैं। फिर स्कारिंग ये है कि आपको उसमें डिफरेंट उनका देखना पड़ता है कि स्कार की टाइप्स कौन सी हैं। उसके बाद हम उनको ट्रीटमेंट्स की एक सजेशन देते हैं। ऑफ कोर्स होम केयर उसमें बहुत ज़रूरी है, और आपकी ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि एंटी एक्ने हो वो आप रेकमेंड करते हो। देन देयर कम्स लेजर्स, देयर आर अदर माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर्स, देयर इज़ मीज़ोथेरेपी। आज हमारा टॉपिक मोस्टली लेज़र्स का है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लेज़र्स भी करते हो तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र। अच्छा, लेज़र्स भी एक्ने स्कारिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं? देयर इज़ अ स्पेशल लेज़र जो कि CO2 फ्रैक्शनल लेज़र है। उसके ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो रिगार्डिंग टू अदर ट्रीटमेंट्स विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन, इट्स वेरी बेनिफिशियल। सो उसमें आप पेशेंट को गाइड करते हो कि डिफरेंट सेशंस होते हैं, यू हैव टू डू रेगुलर सेशंस, उसके बाद आप एक रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो। और कितने सेशंस में ये मोस्टली अगर स्कार इतना ज़्यादा डीप या बहुत ज़्यादा रूम जिसमें आपको सर्जिकली नहीं करना पड़ रहा, तो आपके 4 to 6 सिटिंग्स लग सकती हैं। एंड देन देयर आर कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स एज वेल कि आप CO2 फ्रैक्शनल के साथ PRPs या स्किन रिजुविनेशन, माइक्रो नीडलिंग साथ करते रहें, तो उसके इफेक्ट और ज़्यादा बेहतर होते जाते हैं। और लाइक ये एक सेशन कितने गैप से करवाते हैं? 4 to 6 वीक्स एंड मैक्सिमम 8 वीक्स का गैप होना चाहिए। ठीक है, 8 वीक्स के गैप के बाद वो दूसरा सेशन, लाइक 2 मंथ्स का गैप उनको लेना है, क्योंकि आपकी कोलेजन बिल्डिंग एटलीस्ट 1 मंथ तक।
और start बेसिक हो अब जाती देखिए है बनना। मैं जो ये पूछना चाह रही हूँ, किसी एक आम लड़की है घर पे, जी, ठीक है, जी। उसको इशू हो गया प्यूबर्टी के बाद, एक्ने का प्रॉब्लम हो गया, उसके बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, उनका ठीक ही नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ से, Exactly. तो वो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस वो लेज़र के थ्रू करवाएं आपके? सबसे पहले आप उनका रूल आउट करते हो कि इज इट हार्मोनल, इज इट लाइक रिलेटेड टू सम बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, या किसी प्रोडक्ट के यूज़ करने से आप उनको गाइड करते हो। फिर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, चूँकि आप लड़कियों का मोस्टली कह रही हैं, तो प्यूबर्टी इश्यूज होते हैं, हार्मोनल Exactly. उनकी फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं, तो आप उन चीज़ों को रूल आउट करके उनकी पूरा मेडिकल एक एग्जामिनेशन विद टेस्ट रिपोर्ट्स देख के उसके बाद आप उसको रेकमेंड करते हैं कि Exactly. उनको बेसिकली चाहिए क्या। इट्स नॉट लाइक कि आप एक ही एक्ने की ट्रीटमेंट हर एक का एक ही पे एग्जैक्टली तो apply फिर करें। कहने का मकसद ये है डॉक्टर लैला का कि आप एक तो घर पे कोई एक्सपेरिमेंट मत करें, अगर आपको कोई इश्यूज हैं तो आप एक्सपर्ट के पास जाएं, एंड देन आप प्रॉपर एक ही एक्सपर्ट जिनसे आपको सेटिस्फेक्शन है आप उनके पास जाएं और आप अपना प्रॉब्लम पहले दिन से उनके पास डिस्कस करें, ताकि उनके पास आपकी हिस्ट्री हो। अगर आप रोज़ चेंज करते रहेंगे और अगर आपको कुछ ऐसा प्रोसीजर हो गया आपके फेस पे जो कि आपके एक्सपर्ट को भी आपकी हिस्ट्री नहीं पता, तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन लोगों को यही समझ नहीं आती ना, जाएं किसके पास, ये सबसे बड़ा इशू है। आई थिंक अब इतना हमारा जो सोशल मीडिया और ये सब कुछ इतना एक्टिव है, हर बंदा जो है वो गूगल पे एक वो करता है, अपनी रिसर्च करता है, तो ऑलवेज डू योर रिसर्च। हाँ, रिव्यूज चेक करें टू अ पर्सन जो कि आपकी एक क्वालिफाइड डॉक्टर हो, जो कि आपको गाइड करे, और नॉट जस्ट कि वो जैसे ही आप जाते हो और एकदम कहें कि जी आप स्ट्रेचर पे लेट जाए एग्जैक्टली और ट्रीटमेंट पैसे बनाने का भी होता है ना लोगों सो को। यू हैव टू डू कंटिन्यूअस, लाइक उनके साथ एक प्रॉपर वो करके उसके बाद डोंट स्विच फ्रॉम वन डॉक्टर टू अनदर विद इन अ मंथ, आप 3-4 को एक साथ में, क्योंकि उसके बाद इतनी मल्टीपल वो ट्रीटमेंट्स उसमें हो रही होती हैं कि वो खुद भी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैं यही बात करना चाह रही हूँ कि एग्जैक्टली पेशेंस आपको दिखानी होती है। प्रोसीजर्स इतनी जल्दी आपको रिजल्ट नहीं देते, थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर एक डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको फौरन रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो देन वेट करें ना, थोड़ा सा वेट और पेशेंस दिखाएं आप। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि लेज़र, जैसे हम बात कर रहे थे कि लेज़र का नॉर्मली लोगों की जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जस्ट हेयर रिमूवल के लिए यूज़ होता है लेज़र, तो लेज़र के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, थोड़ा सा वो बता दें। डिफरेंट टाइप के लेज़र्स होते हैं, हर लेज़र की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, हर लेज़र का फंक्शन डिफरेंट होता है, लेकिन जितने भी लेज़र्स हैं मोस्टली दे बिल्ड अप कोलेजन। तो बहुत सारे ये होते हैं कि एक ही लेज़र से मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हो सकती है, लेकिन हर ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे बहुत सारे लेज़र्स हैं जो कि सिर्फ बेस्ट हैं फॉर हेयर रिमूवल, उनकी वेवलेंथ इतनी डेप्थ होती है कि आप उसको हेयर रिमूवल के लिए यूज़ करते हो। देयर आर अदर लेज़र्स व्हिच आर यूज्ड फॉर पिगमेंटेशन। अच्छा, हम नाम बता सकते हैं कि लेज़र हेयर रिमूवल के लिए कौन सी? के लिए एंटीयाग इज टू गुड, देन देयर कम्स डायोड लेज़र व्हिच इज टू गुड, क्योंकि हमारी एशियन टाइप्स जो हैं उसमें मोस्टली डायोड के अलावा कौन सा आपने बोला ना? एंटीयाग, okay, अलेक्जेंड्राइड लेजर। आप स्किन की टाइप, जिस तरह आपकी स्किन डार्क होती जाती है उसके मुताबिक भी लेजर्स चूज करते हो। लाइक बेस्ट हेयर रिमूवल फॉर हेयर रिमूवल लेजर का नाम आप डायोड बता रहे हैं? डायोड, एंटीयाग एंड अलेक्जेंड्राइड, दीस आर गुड। अच्छा, और बाकी आप इसके अलावा जो है आप क्यू स्विच, आजकल सब हर एक नाम ले रहा होता है, पिको लेजर्स हो गए, दे आर बेसिकली फॉर पिगमेंटेशन। ठीक है, आप बहुत सारे डॉक्टर्स उसको हेयर रिमूवल के लिए यूज करते हैं, बट दे आर नॉट रिकमेंडेड, दे आर नॉट आइडियल फॉर हेयर रिमूवल। आप उससे उस बाल को ब्लीच कर सकते हैं, बट वो उसका इतना इफेक्ट नहीं देगा थिक बाल के लिए या डार्क बाल के लिए, जो कि आपको बाकी लेजर्स मैंने बताया। एंड क्यू स्विच यू थिंक अच्छा है उसका रिजल्ट अच्छा होता है? आप कॉम्बिनेशंस कर सकते हो, ठीक है जी, वेवलेंथ्स के साथ आप कॉम्बिनेशंस भी वो कर सकते हो। देन देयर आपने एक्ने स्कार का जिक्र किया, सो द CO2 फ्रैक्शनल लेजर इज आइडियल फॉर इट। बहुत सारे लोग अर्बियम लेजर यूज करते हैं, बट दैट रिमूव्स द स्किन सरफेस एज वेल। अगर आप नॉन इन्वेसिव पे रखना चाहते हो तो CO2 फ्रैक्शनल इज आइडियल। ठीक है, गुड। अच्छा,
कहने का मतलब ये है कि आपने रिसर्च करके जाना है कि आपको थोड़े से नाम पता हो मुश्किल ताकि हम डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर ये ना समझे कि आपको कुछ पता नहीं है ना। अच्छा, लाइटनिंग का जल्दी से बता दें, हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है। लाइटनिंग देखिए उसमें मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, आजकल बच्चियां हर कोई क्रीम्स यूज़ कर रही हैं, फॉर्मूला क्रीम्स आ रही हैं और वो बहुत हैजर्डस है, जिस पे आपको मर्करीज होती हैं, उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म के ज़्यादा यूज से इट्स गेट्स हार्मफुल। सो एक तो जब डॉक्टर के पास आप जाए ना तो उसका ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी कॉज क्या है पिगमेंटेशन की। ओके, इज इट लाइक आप बचपन से ही डार्क स्किन टोन पे हैं, या फिर टाइम आपको लग रहा है ज़्यादा हो रहा है, या आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, सन एक्सपोजर हो गया, हार्मोनल हो गया, तो आपने सब चीजों को पहले रूल आउट करना होता है। विटामिन तो लाइटनिंग प्रोसेस का नाम क्या होगा? नाम जो प्रोसीजर करवाएंगे? डिफरेंट प्रोसीजर्स, वी कैन नॉट से अ स्पेसिफिक वन, जैसे मिलाज्मा एंड पिगमेंटेशन के लिए मोस्टली आते हैं, सो हम उसको ट्रीट करते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स। वंस वी रूल आउट कि उनका ब्लड एग्जामिनेशन हम देखते हैं, उनकी रिपोर्ट्स देख के उसके बाद हम उनको सजेस्ट करते हैं कि व्हिच ट्रीटमेंट वुड बी आइडियल फॉर। तो व्यूअर्स, अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो हमने जल्दी से जितना इनसे डॉक्टर लैला से हमने नॉलेज गेन कर सकते थे हमने किया। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम दोबारा आएंगे नए टॉपिक के साथ, बिकॉज हमारे पास शॉर्ट टाइम है, तो बातें हमारी बड़ी इंफॉर्मेटिव हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम दोबारा आते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं अपने सवालों की तरफ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गए हैं। आपकी बात से मेरे जहन में एक सवाल आया कि हम ये तो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, लेकिन कभी कभी माँ बाप ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारा बच्चा ये करना चाह रहा है। क्यों? हमारे माशरे में जो है वो लकीर के फ़कीर हैं, होते थे। यू नो, हमने भी ये सीखा है, हमें ठोसा गया है एक तरफ, तो हमने अपने बच्चों के साथ भी वो करना है। क्यों भाई? बेटा आप द पॉइंट भी देखिए, मैं अब फ़र्क क्या है, दुनिया भी तो बदल रही है ना बहुत तेज़ी से। अब वो जो करियर्स होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, फौजी, भाई उसके अलावा बहुत सारे करियर्स हैं। हाँ? और सब यही बन जाएंगे। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर में करोड़ों चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर बच्चा जो सपोर्ट बच्चे को चाहिए होती है, नॉट ओनली बच्चे बल्कि मैं कहूँगी यंग एडल्ट्स, वो अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहें, प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात मैं करना चाहूँगी। यंगस्टर्स भी प्रोग्राम देख रहे होते हो हैं आप लोग, माशाल्लाह खुद यंगस्टर्स हैं, आपकी कम्युनिटी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि द आइडिया गोज आउट, डोंट बी जॉब सीकर्स, बी जॉब क्रिएटर्स। अच्छा, कल जब हम ये टॉपिक डिसाइड कर रहे थे, हमारा ये पॉइंट भी था कि जॉब और बिजनेस, तो आप उसमें प्रेफर करती हैं बिजनेस को? देखिए, मैं बिजनेस को प्रेफर इस सेंस में करती हूँ कि अब बच्चे देखें, मुश्किल वक्त जो है वो बहुत कम्पेटिटिव है। अगर आपका ये ख्याल है कि आप एक काम करके और उसके अंदर यू कैन हैव अ वेरी फ्लरिशिंग करियर, इट्स नॉट नेसेसरी। यू मे बी, तो यूजुअली क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है तो बच्चे रिस्क मिटिगेट कर रहे होते हैं। दे आर डूइंग अ जॉब, दे गेटिंग एक्सपीरियंस, बट एट द सेम टाइम उनके दिमाग में वही चल रहा है कि मैंने ये काम करना है। वो उसके लिए प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, प्रेप कर रहे होते हैं व्हाइल दे आर डूइंग अ जॉब। सो जो मैंने देखा है कि आजकल बच्चे सबसे ज़्यादा अचीवर्स होते हैं ना, वो होते हैं जो कि जॉब कर रहे हैं और उनके जहन में एक बिजनेस आइडिया है जो कि उनको तंग किए जा रहा है, एंड दे आर थिंकिंग कि यार कभी ना कभी मैं ये जॉब छोड़ूंगा ना, मैं अपना बिजनेस भी करूंगा। तो मैं ये कहूँगी स्टूडेंट से भी कि ये कीड़ा नहीं है, ये कमाल चीज़ है, ये होना चाहिए, ये इट्स समथिंग व्हिच कीप्स योर ब्रेन अलाइव। ठीक है? अच्छा, ये आइडिया, हॉबी को करियर बनाना कितना सेफ है? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको करके आपको खुशी तो बहुत मिलती है, लेकिन वो सेफ नहीं होती और माँ बाप कभी आपको उसमें हेल्प नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, सोसाइटी भी नहीं करेगी, बिल्कुल अनसेफ, वेरी रिस्क। तो फिर एक जो हम बात सुनते हैं कि आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो आप फिर चांद तारे सब क्रॉस कर जाएंगे, ये क्या बात है? देखें, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट लेट मी बी वेरी क्लियर, बिजनेस करना और अपने पैशन को फॉलो करना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। बट इंसान तो वही है ना, जिसने सोचा जो वो करके दिखाया, तो फिर ये करना आसान तो नहीं है। तो जो आप कह रही थी उसमें तो रिस्क हाँ है, नामुमकिन भी तो नहीं है, नामुमकिन भी तो नहीं है, दैट्स द पॉइंट। क्या मैं नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा सकता हूँ? तो मैं तो बंधा हुआ ना, या बंधी हुई, और नहीं तो बस फिर ठीक है, गाय भी तो आती है दुनिया में। खाया पिया गए,
You don't want to be like that, do you? No, you want to prove yourself. बिल्कुल. And whenever you want to prove yourself, then you have to really take it to the next level and show the world that you are something to reckon with. तो ये जो पैशन होती है ना, ये रात को भी अपने आप को याद करानी पड़ती है, सुबह को भी, दोपहर को भी, शाम को भी. I am going to do it. तो ये जो entrepreneurs होते हैं ना, जो कुछ करके दिखाते हैं, उनको सारी दुनिया, आप उनकी तरह स्टोरीज निकाल के देखें, सारी दुनिया कहती है तुम पागल हो. हाँ. You are going to fail. You are 100% going to fail. And they do fail. They fail 10 times. And then the 11th time, all of a sudden, बस बरकत पड़ जाती है अल्लाह की तरफ से और उनका काम चल पड़ता है. तो वो 10 दफा फेल होके 15वीं दफा होते हैं, सक्सीड करते हैं. वो कहते हैं ना कि हारने की डर से खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे. Exactly. गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में. अच्छा, एक और चीज़ कही जाती है, आजकल जो बच्चे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स को हम फॉलो करते हैं. आपने डॉक्टर्स इंजीनियर्स की बात की, शायद हमारे माँ बाप ये देखते थे कि डॉक्टर इंजीनियर अच्छा कमा रहे हैं या अच्छे सक्सेसफुल हैं तो बच्चों को उस तरफ लगाएं. तो आजकल बच्चे भी ये देख रहे हैं कि वो वाली फील्ड में सक्सेस है, वो वाली फील्ड में सक्सेस है, तो वहाँ पर अपने आप को नहीं खोज रहे, वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं. हाँ, फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है. अगर आप किसी का मॉडल देखते भी हो ना, यूट्यूब पे आपने एक वीडियो देख लिया, आपने कहा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन देखने में और करने में बड़ा फर्क है ना. एंड देन अगेन, अगर आपने ऐसी कोई नई इनोवेटिव प्रोडक्ट बना भी ली, फिर आप ये देखोगे कि ओके यार, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देना है. बस ये ट्विस्ट ही तो चीज़ है, ये ट्विस्ट ही तो ढूंढना है. ट्विस्ट करें. that's what I'm trying to tell you is कि innovation, by the way, is not something which is जो ऊपर से गिरती है. ये स्टेप बाय स्टेप होती है. आप थोड़ा इनोवेशन करते हो, कोई चीज चलती हुई पकड़ी, उसमें थोड़ा सा चेंज किया. अच्छा, अपने आप को एक्सप्लोर करना कितना जरूरी है. बहुत. जिस तरह इन्होंने कहा कि एक चीज के पीछे लग जाते हैं, देख के उसको एडमायर करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये वो चीज है जो सिर्फ दूर से सोना लग रही है, चमकती हुई चीज सोना लग रही है लेकिन है नहीं, और मुझे अपने आप को खुद एक्सप्लोर करने की जरूरत है. रिस्क लो, ट्राई करो. क्या रिस्क इज द की फैक्टर टू सक्सेस. आजकल की दुनिया में जो रिस्क नहीं ले सकता, वो फिर क्या है, वो एक नॉर्मल ऑप्टिमल किस्म का बिल्कुल जैसे कि घोड़ा चलता जाता है, ऐसे बनना है घोड़ा. नहीं, आप तो इंसान हैं, तो यू डिफरेंट. ज़रूरी नहीं है कि जिस डगर पे आपको लगा दिया हो, आपको एक विस्टास देखने हैं, आगे बहुत सारे एवेन्यूज देखने हैं, एक्सप्लोर करने हैं, खुद ब खुद मिल जाएगा. और अपने धुन में लगे रहना है. देखें, सक्सेस का कोई 100% कोई नहीं बता सकते कि सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन, बट वन इंग्रेडिएंट व्हिच इज कॉमन, जो कि बहुत सारी स्टडीज ने भी प्रूव किया है, वो रेजिलियंस है, ग्रिट. वो लोग जो कि गिरते उठते, गिरते उठते, गिरते उठते, पूरी दुनिया कह रही है कि आप नहीं कर सकते, यू कांट डू इट, एंड स्टिल वो लगे रहते हैं कमिटमेंट के साथ, चाहे रिजल्ट्स आए ना आए. एक चीज़ नहीं जो है वो सक्सेसफुल होती, दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं. तो ये जो लगन है ना, और रेपिटेशन है, और रोज सुबह उठना, अल्लाह का शुक्र अदा करना कि वी आर अलाइव एंड दैट आई एम गोइंग टू लीड टुडे विद द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज. मैं अपना दिन गुजारूंगा, और मेरा शुक्र अदा करने का यही तरीका है. अच्छा, बच्चों को ऐसे सोचना चाहिए. इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क में आप किसको ज़्यादा मार्क्स देंगी? इंटेलिजेंट लोग ज़्यादा चलते हैं ज़िंदगी में, ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, या हार्ड वर्किंग लोग ज़्यादा आगे बढ़ते हैं? स्मार्ट वर्किंग लोग. अच्छा, मेरा अगर ये सवाल होता, बल्कि मेरा ये सवाल भी था कि हार्ड वर्किंग या स्मार्ट वर्किंग, ठीक है, तो उसमें आपने फिर इन्हीं के सवाल से मेरा भी जवाब दे दिया कि स्मार्ट वर्क होना चाहिए. बिल्कुल, डेफिनेटली. मतलब देखिए, बात यह है कि हाँ, डल तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक. और मैं शुरू में भी बच्चों से मैंने बात इसलिए शुरू की थी कि आप बहुत ज़्यादा भी अपने बच्चे को अगर सिर्फ ग्रेड्स फोकस्ड बनाओगे ना, तो फिर क्लास 5 में मैं फर्स्ट आया था. अच्छा, what difference would it make? Tell me. You come first in class 5. What difference? हाँ, आपका एटीट्यूड मैटर करता है कि आप फर्स्ट आए थे, कमिटमेंट से और पढ़ने से, कमिटमेंट है आपकी, वो आपके लिए चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट पर्टिकुलरली फर्स्ट आना. आप समझ रहे हैं ना? दैट एटीट्यूड ऑफ वर्किंग एंड वर्किंग स्मार्ट, नॉट जस्ट गेटिंग गुड ग्रेड्स. नो,
being good to look at, being अपनी क्लास के अंदर आप CR बहुत भी अच्छी हैं, बात। ये सारी चीजें भी होनी चाहिए and they matter a lot at the end of the day. चले इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि आप सबको पता है कि फिटनेस है, और फिटनेस में आज देखेंगे कि फिट रहना कितना ज़रूरी है। Assalamu alaikum amazing people, we are back with another amazing episode of Health and Vitality। हम मेजर मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं इन सारे एपिसोड्स में। हर एक एपिसोड लिंक्ड है और बिल्डअप हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, और हमने आपके साथ मुख्तलिफ बॉडी वेट वर्कआउट्स शेयर किए हैं, हमने आपके साथ मुख्तलिफ वेट ट्रेनिंग वर्कआउट शेयर किए हैं। मगर एक और बहुत से लोगों का जो है ना वो कॉन्सेप्ट होता है, उनके दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है कि यार अगर मैंने वर्कआउट करना है और मैंने अपनी बॉडी बिल्ड करना है तो मैंने उसके लिए जिम ही जाना है, और जिम जाके ही ना मेरा कुछ होएगा, और जिम जाने से ही मेरी बॉडी बनेगी, वरना कोई और तरीका नहीं है। सो आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे कि ये जो आपकी बॉडी है ये आपका बेहतरीन इक्विपमेंट है। बॉडी वेट वर्कआउट्स के ऊपर बात करेंगे हम, क्योंकि अगर लेट्स से अगर आपका वज़न 50, 60, 70 जितना भी किलो है, आपके पास 50, 60, 70 केजीज़ का ये रेजिस्टेंस है, और बहुत से ऐसे बॉडी वेट वर्कआउट्स हैं जिससे आप अपनी बॉडी को इस्तेमाल करके एज एन इक्विपमेंट आप अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकते हैं, लीन मसल बिल्ड कर सकते हैं, अपना फैट बर्न कर सकते हैं, और अपनी फंक्शनैलिटी इन्हांस कर सकते हैं, अपनी फुल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इन्हांस कर सकते हैं। तो बॉडी वेट वर्कआउट्स द बेस्ट वर्कआउट्स हैं। हाँ, वेट ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती है, वो आपको एक और लेवल पे बिल्ड करती है, बट बॉडी वेट वर्कआउट्स आपको कम वक्त में ज़्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देते हैं। आपके साथ कुछ वर्कआउट्स हम शेयर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा, एंड विल बी राइट बैक। ऑलराइट गाइस, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी को एज एन इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतरीन वर्कआउट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हम किसी जिम में जाएं, हम डंबल्स ख़रीदें और हम इक्विपमेंट ख़रीदें और उसी से हम अपनी बॉडी बना सकते हैं। ये जो हमारा बॉडी है, हमारा जो वेसल है, ये एक बेहतरीन इक्विपमेंट है, और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, आपसे कुछ वर्कआउट्स शेयर करेंगे, आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी को एज एन इक्विपमेंट इस्तेमाल करके अपनी बेहतरीन शेप निकाल सकते हैं अपनी बॉडी की। मेरे साथ हैं कलीम, और कलीम हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे कुछ बॉडी वेट वर्कआउट्स। और के हम जा रहे हैं मैट के ऊपर, और हम पहले करेंगे स्क्वाट्स। अगेन शोल्डर आउट, शोल्डर रोल्ड बैक, चेस्ट आउट, पेट सक इन करें, और अगेन अगर आपका लेट्स से 50, 60, 70, 80 जितना भी वज़न है, आप अपनी बॉडी का वेट वो लिफ्ट कर रहे हैं ऑन योर थाइस। अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है? नाउ हम स्क्वाट डाउन करेंगे, एंगल हम बेहतरीन रखेंगे, बट पुश बैक करेंगे और स्लोली डाउन जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब आप चाहते हैं कि एक्टिवेट करना है, 5 सेकंड का होल्ड करें यहाँ पे, सामने देखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली आप ब्रीदिंग साथ ऑन पॉइंट रखेंगे, नाक से इनहेल, लंबा इनहेल, कीप गोइंग कलीम। ऑलराइट, होल्ड, सांस भी होल्ड और पोजीशन भी होल्ड, एंड स्लोली आप 10 करेंगे कलीम। आप करते रहेंगे 10, कीप गोइंग विद द सेम पेस। और तब तक मैं इसकी अहमियत के बारे में ऑडियंस को बताऊं, और इसकी अहमियत ये है कि देखें, आप अपनी बॉडी का जो वज़न है, आप उसी को इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी को बिल्ड करने पे काम कर रहे हैं। और इसमें होता ये है कि अक्सर हम जो एक्स्ट्रा वज़न उठा लेते हैं, तो उस एक्स्ट्रा वज़न में अगर हमारे एंगल सही नहीं है तो हम अपने आप को इंजर भी करते हैं। जब आप बॉडी वेट वर्कआउट्स के साथ आप वर्कआउट स्टार्ट करेंगे तो उससे होगा ये कि आप अपनी फॉर्म के ऊपर काम कर सकते हैं, आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके एंगल्स सही हैं या नहीं। बहुत ज़रूरी है कि आप वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले अपनी फॉर्म पहले ठीक करें। इसके ऊपर बजाय इसके कि मैं और वज़न ऐड करूं, बारबल्स ऐड करूं, मैं डंबल्स ऐड करूं भारी भारी, मैंने सबसे पहले अपने एंगल्स को ठीक करना है, और वो आप इंश्योर करेंगे बॉडी वेट वर्कआउट से। जब आप बॉडी वेट वर्कआउट पे वर्कआउट करेंगे, आपके बॉडी के बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। ऑलराइट, सो ये था हमारी लोअर बॉडी का वर्कआउट। अब हम जाएंगे अपर बॉडी के ऊपर, और हम करने जा रहे हैं पुशअप्स, जो बेसिकली आपकी चेस्ट, आपका शोल्डर, आपकी बैक, आपका बाइसेप, ट्राइसेप, फोर आर्म सबको हिट करता है, और पेट को भी, अपर एब्स को भी। सो हम जाएंगे ऑन आवर नीज, और यहाँ से हम अपनी बट को फॉरवर्ड पुश करेंगे। और राइट, ज़बरदस्त। और हमने अपनी बट को ड्रॉप नहीं होने देना, ये बिगिनर्स के लिए बट ड्रॉप नहीं होनी चाहिए।
बट उठा के रखेंगे हम। और राइट, अब हम 5 सेकेंड्स में डाउन जाएंगे। 5 4 3 2 1, होल्ड करेंगे यहाँ पे 5 सेकेंड्स में आप। 5 4 3 2 1। कलीम आप इसको कंटिन्यू रखें। और गाइज, आई रियली वॉन्ट यू टू रियलाइज़ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। हो ये रहा है कि हम अपने मसल को अंडर टेंशन काम कर रहे हैं। अक्सर लोग बहुत जल्दी सब कुछ करते हैं, और जितना आप जल्दी वर्कआउट करेंगे, आप अपनी बॉडी को बिल्ड नहीं कर रहे। आप बस जल्दी में जो है ना, आपका या तो कोई एंगल ख़राब हो जाएगा, आपकी फॉर्म ख़राब हो जाएगी, और कोई तरीका नहीं है। बस दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द रियलिटी। सो आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपने मसल्स को एंगेज रखें, अपनी बैक को, कमर को फॉल होने मत दें, क्योंकि ये आपका प्रेशर जाएगा आपकी कमर के ऊपर, और यू डोंट वांट दैट कि आपकी कमर के ऊपर दर्द आए। ठीक है, सो आप अपनी चेस्ट को एंगेज करें, अपने शोल्डर को एंगेज करें, अपने बाइसेप ट्राइसेप को एंगेज करें, और उसके साथ आप जो है कंटिन्यूसली ये वर्कआउट एग्जीक्यूट करें। हम अभी आए थे अपर बॉडी के ऊपर, हम स्लोली अब यहाँ से इसके आप स्टेप्स कर लें, 10 एक स्टेप्स कर लें। कलीम, अब हम आएंगे दोबारा लोअर बॉडी के ऊपर, हम करेंगे लंजेस। कैसा फील हो रहा है आपको? राइट, है ना? और बॉडी वेट के साथ कर रहे हैं आप, और बॉडी वेट के साथ अच्छा खासा आप जो है रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़, आप अपने जो बाजू हैं, अपने हाथ जो हैं ऑन योर पेल्विक जॉइंट रखेंगे, ज़बरदस्त, बेहतरीन। और राइट, यहाँ से आप करेंगे आप अपनी ज़िंदगी का, करीम आप पीछे खड़े होंगे मैट के पास, और अब आप लेंगे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम फॉरवर्ड। ये सबसे बड़ा कदम लेना बहुत अहम है। ये आपको पुश करेगा इनटू द बेस्ट एंगल। अगर आप चाहते हैं, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 ये है कि आप सबसे बड़ा कदम लें, और आपने अपना फ्रंट पाँव का जो वज़न है वो आपने अपनी हील में रखना है, अपनी एड़ी में रखना है। सेकंड जो आपके पास टिप है वो ये कि आप यहाँ से अपने घुटने को नीचे की तरफ बेंड करेंगे, स्लोली डाउन। 5 4 3 2 1। और आपने इंश्योर करना है कि आपका ये जो पीछे वाला पाँव है, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल स्टैंडिंग है, बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंडिंग है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंडिंग हो। होल्ड रखें यहाँ पे 5 सेकेंड्स का। 5 4 3 2 1। स्लोली आप आएँ और फिर लो जाएं। कलीम, अब हो क्या रहा है, और फिर वहाँ पे होल्ड रखें। जब आप इस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं गाइज, हम आपको कुछ थोड़े बहुत वर्कआउट करके बता रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि अब आपने अपना ये जो 50 60 70 80 किलो जितना भी आपका वज़न है, आप नीचे जाएं और आपने वहाँ पे उसको होल्ड किया हुआ है, तो अच्छी खासी टेंशन क्रिएट हो रही है आपकी लेग्स में, आपकी थाई में, आपकी काफ में, आपके हैमस्ट्रिंग में, हर जगह। सो ये बहुत अहम है कि इट्स नॉट अबाउट कि आप वज़न कितना उठाते हैं, इट्स अबाउट कि आप क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं अपने वर्कआउट को इफ़ेक्टिव बनाने में। बॉडी वेट वर्कआउट्स बेहतरीन तरीका है कि आप विदाउट, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ की मोहताजी ही नहीं है, आपको जिम की मोहताजी नहीं है। बॉडी वेट वर्कआउट्स आप कहीं पे भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, और उसमें जितनी आप रेजिस्टेंस टेक्निक को चेंज करेंगे, जितनी आपकी टेक्निक मुख्तलिफ होती जाएगी, उसमें आप इंटेंसिटी लाते रहेंगे, आप अपनी बॉडी बेहतरीन बिल्ड कर सकते हैं। एवरीबॉडी, दिस इज़ द टेक्निक टू बिल्ड योर बॉडी विद बॉडी वेट वर्कआउट्स। इसको एम्प्लॉय करें, ब्रीदिंग को फोकस पे रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। ऑलराइट एवरीबॉडी, हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट के ऊपर, न्यूट्रिशन के सबसे अहम एलिमेंट के ऊपर, वो है पानी। और पानी जो है, नॉर्मली गर्मियाँ हों और सर्दियाँ हों, एक देयर इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सर्दियों में जो पानी का इस्तेमाल कम कर देती है। और पर्टिकुलरली गर्मियों में भी आजकल भी मुझे बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं मैं दिन में सिर्फ 2 कप पानी पी रहा हूँ, या 1 कप पानी पी रही हूँ, या पानी का टेस्ट मुझे नहीं पसंद, तो पानी का कंजम्पशन कम है। अब ये बहुत ही क्रिटिकल है। देखें, सबसे ज़्यादा अगर आप इस तरीके से पानी कम पीते रहेंगे कुछ अरसे तक, आपकी बॉडी जो है इस डेफिसिट को बर्दाश्त तो करेगी, मगर कुछ अरसे बाद क्या होगा कि इसका अफेक्ट आपकी किडनीज़ पे जाएगा, और आपकी किडनीज़ पे जाएगा एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली। बड़ा अहम है कि आप अपनी पानी का कंजम्पशन अपने किडनी हेल्थ के लिए रखें, क्योंकि जब कोई मसला एग्रेवेट हो जाता है ना आपकी बॉडी में, तो आपको सर्जरी करानी पड़ जाती है और फिर किडनी स्टोन्स आ जाते हैं। सो मैनी पीपल, कितने लोग हैं वो आके हमें बताते हैं कि यार मैं डॉक्टर के पास गया, मेरी कमर में, लोअर बैक में दर्द था, पता चलता है वो किडनी का दर्द था, और पता चल रहा है आपकी जी किडनी में स्टोन्स आ गए हैं, यूरिन में ब्लड आ रहा है, और फिर पता चलता है कि उन्होंने 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल पानी की लगातार
अपनी बॉडी में इतनी कमी क्रिएट कर दी कि किडनी में पत्थर बन गए और अब जो है वो सर्जरी करके निकालने होंगे। तो वो जो सर्जरी का प्रोसेस है वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता मैजिक होता है, बड़े आराम से सुकून से सर्जरी हो जाती है, वो बड़ा तकलीफ दे प्रोसेस है। तो अपने आप को उस तकलीफ से निकालने के लिए बहुत अहम है कि हम डेली अपना जो है पानी का कंजम्पशन कम अज़ कम 3 लीटर पानी लाजमी पिएँ। और कैसे पता चलेगा कि आप फुली हाइड्रेटेड है या नहीं? आपका यूरिन का कलर जितना लाइटर टोन की तरफ होगा, जितना लाइट होगा, इसका मतलब है कि आपके अंदर जो पानी की जो है रिक्वायरमेंट वो पूरी हो रही है। और जितना आपका यूरिन डार्क तरफ होगा उसका मतलब है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है। सो वॉच योर यूरिन कलर एंड दैट इज़ योर पैरामीटर कि आपको पता चलेगा कि आप डिहाइड्रेटेड है या नहीं। टेक केयर, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, पानी 3 लीटर कम से कम पिएँ। और हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। तरीके तो आपने देख लिए, अब बढ़ते हैं अपने सवालात की तरफ। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह इन्होंने भी बात की, मैं आपकी बात को अगर आगे लेकर चलूं, मैंने भी कुछ लेक्चर्स में ये बात सुनी थी कि हमारे बच्चों को पढ़ने का पता है, ग्रेड्स लेने का पता है, वो भी किसी हद तक किसी को पता है किसी को नहीं पता, लेकिन जिनको पता भी है उनको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी शायद उतनी अच्छी ना हो, उठने बैठने का सलीका उनको ना आता हो। लेकिन अगर पाकिस्तान की ही मैं बात करूं तो हमारे पास 2 ऐसे इदारे, एक काकूल एकेडमी और दूसरा हमारी सिविल सर्विसेज एकेडमी। अब वहां पर बच्चा जाता है तो देखें कैसे किस किस्म का निखार उसमें आता है। तो ये भी तो एजुकेशन के साथ ज़रूरी है। बिल्कुल 100% ज़रूरी है कि हरफन मौला होना ज़रूरी है ना, मल्टीटास्कर जिसको कहते हैं। और आजकल के ऑलराउंडर, मल्टीटास्कर, आजकल के ज़माने में ये मल्टीटास्किंग, बीइंग एन ऑलराउंडर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें आप जो है ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें आप ये उनमें कॉन्फिडेंस है इन देयर ओन एबिलिटीज। अच्छा, और जहाँ तक कपड़े पहनने का ढंग भी है, वो भी जो मैं आपको बताऊं कि दैट टू शुड रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी। ठीक है, उसका कोई खास मोल्ड नहीं है और हमें भी जो है ना उससे आगे जाना है। सो यू नो, आपकी जो आउटर जिस तरह के इंसान की ड्रेसिंग है उससे आगे जाना चाहिए, उसे स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ आपके कपड़े रिफ्लेक्ट करे जो कि आपका इनर सेल्फ आपको आवाज़ दे रहा है। देखिए, कुछ लोग कंजर्वेटिव आउटफिट में आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो भी उनको शो कर रहा होता है, उनकी बैकग्राउंड को शो कर रहा होता है, लेकिन ग्रूम होना चाहिए। नो मैटर आप कितने ही कंजर्वेटिव आपके कपड़े क्यों ना हो, लेकिन उसकी ग्रूमिंग तो हो सकती है ना। अब देखें, माशाल्लाह आप बारिश हैं, लेकिन आपने अपने आप को कितनी बेहतर तरीके से जो है आपकी प्रेजेंट किया हुआ है, and it takes time and effort to present yourself well. To say कि सिर्फ मॉडर्न कपड़े ही जो हैं that's the best grooming, no, I don't agree with that. ये आपकी वैल्यूज़ को दिखाना चाहिए, जिस किस्म की भी आपकी वैल्यूज़ हैं, but you need to pay time to it and give attention to it. बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये बात बताऊँ, ये सारी चीज़ें हमारी दीन का हिस्सा हैं। अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, तो मुसलमान सिर्फ एक एरिया में नहीं होता। और ये कहा गया है कि भाई सिर्फ दीन की तरफ मत लग जाओ, काम करो दुनिया के। बिल्कुल। और लोगों को रह के दिखाओ कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारी जाती है। ठीक है, तो ये हमें ये रिकग्नाइज करना कि हम किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अगेन मैं उसको करियर काउंसलिंग से लिंक जरूर करूंगी। पता है, आइडियलिस्टिक भी होना चाहिए। व्हाई नॉट? बेस्ट जॉब्स आर इन बैंकिंग, बट व्हाट इफ यू थिंक कि रिबा हराम है और मैंने कन्वेंशनल बैंकिंग में काम नहीं करना, मत करें, अल्लाह आपको कोई और रास्ता दिखाएगा इंशाल्लाह। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ होना चाहिए। मैं आपको शायद दुनिया कहती रहे कि भाई इसमें बड़ा पैसा, ठीक है, होता रहे, या ये कि भाई तुम जो हो शलवार कमीज पहन के जा रहे हो वहां पे, तो जो है वो इंटरव्यू करने वाले वो तो वो तो आपकी गेटअप से ये समझेंगे कि आप शायद जो है वो सीरियस नहीं है। ऐसे नहीं करना। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। आजकल की दुनिया में दे बेटर लर्न टू डील विद इट। अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो अपनी वैल्यूज़ को कभी गिव अप ना करें, कभी गिव अप ना करें। जो एक चीज़ मैं बच्चों से कहूँगी वो ये कि ईजी वे फाइंड आउट करने की कोशिश ना करें बाय रॉन्गफुल मीन्स। गलत तरीकों से सक्सेस हासिल करने की कोशिश ना करें, दैट्स रॉन्ग। क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो लोग कहते हैं कि भाई कंसिस्टेंटली काम करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ लर्निंग हाउ टू वर्क स्मार्ट, व्हाई डोंट आई डू समथिंग व्हिच गिव्स मी जो है वो एक आसान तरीके से, गलत तरीके से शॉर्टकट मार के मैं अपना गोल हासिल कर लूंगा।
देखिए वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है इस किस्म की सक्सेस। अगर आपने अपने पूरे करियर को माइंड में रखना है ना, एंड व्हाट इज योर गोल इन लाइफ, आजकल ना होलिस्टिक थिंकिंग का बड़ा दौर है। यानी ये कि आपने ये देखना है कि आपने जिंदगी में क्या अचीव किया। यानी इसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता कि करियर में क्या अचीव किया और घर में कितने सक्सेसफुल थे। हाँ जी, मैंने जिंदगी में करियर क्या में तो achieve एक लेवल तक पहुंच गया, घर बर्बाद हो गया मेरा, बच्चों से मैं मिला ही कभी ना जिंदगी के अंदर। यू थिंक इट्स वर्थ इट? नो, इट्स नॉट। भाई मैं आई डिड अचीव करियर सक्सेस बट एट सच बिग कॉस्ट, और स्पेशली फॉर लेडीज तो ये बहुत बड़ा मसला है कि भाई अगर आप जो है वो दे देन हैव टू बैलेंस इट आउट कि किस तरीके से घर की और बाहर की कमिटमेंट को जो है वो बैलेंस करना है। मतलब हजरात के लिए भी ज़रूरी है, फॉर बॉयज़ एज वेल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दैट रिमेन बैलेंस्ड इन देयर वर्क लाइफ एंड देयर पर्सनल लाइफ। बट लड़कियों के लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। कैरियर काउंसलिंग में ट्रस्ट कितना ज़रूरी है कि अगर मैं ये सोचूं कि मैंने किसी के पास कैरियर की एडवाइस लेने जाना है तो मुझे उस पर कितना ट्रस्ट होना चाहिए कि मुझे सही मशवरा देगा? देखो ट्रस्ट भी जो होता है वो यूजुअली जो मतलब अगर तो आप किसी करियर काउंसलिंग की जो है वो इंस्टीट्यूशन के पास जा रहे हो तो ये देखें कि उनकी इससे पहले किस किस्म की जो है वो उनकी आउटपुट रही है। ठीक है, हाउ में, क्योंकि ये याद रखें कि इस तरह के जो है जगह वो हो सकता है कि आपको मिसगाइड भी करें। तो पहला तो स्टेप ये होना चाहिए कि आप खुद लिंक करें। आजकल आईटी का ज़माना है बच्चों, आप इतने सारे करियर ऑप्शंस जो हैं वो होते हैं, साइट्स होती हैं जो आपको करियर ऑप्शंस बताते रहते हैं। तो पहले तो आप उनकी तरफ खुद देखें ना। लेकिन 25 साल से आपका एक्सपीरियंस भी, आप खुद भी अभी देख रही हैं, तो आप क्या समझती हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन या जो आपके पास स्टूडेंट्स भी हैं उनके अंदर कंफ्यूजन किस चीज़ की पाई जाती है इस वक्त सबसे ज़्यादा? कंफ्यूजन किस चीज़ की पाई जाती है? डर होता है कि जी तो आगे अगेन जाके आपका वही जवाब कि रिस्क होता है। तो कॉन्फिडेंस देना कि भाई ठीक है, यू विल फाइंड अ प्लेस। कंफ्यूजन अगेन जो है वो ये कि भाई कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि अगेन लोग जो है ना शॉर्ट रन में सोच भी रहे होते हैं और शॉर्टकट्स लेने की भी सोच रहे होते हैं। जल्दी से हम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएं। अब तो उसकी वजह से कंफ्यूजन होती है, मैं किधर जाऊं कि मैं आई कैन अचीव सक्सेस वेरी क्विकली। तो सोसाइटी ने हमें मुकाबले में भी तो डाला है ना। डाला है। एक तो बात यह है, लकीली जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि आपने देखा है, आप मुझसे पूछ रहे हो 25 इयर्स पे क्या ऑब्जर्व करें। मैंने ये देखा है कि जो यंगर जनरेशन है ना, जो अब की जनरेशन है, वो इतनी कंपेटिटिव है भी नहीं। वो अपनी जगह ढूंढती है कि बस देखो, आराम मिल जाए। Listen, there are two ways of dealing with competition. One way is कि जो एक चल रहा है, एक रेस चल रही है, आप उसी रेस के अंदर भागे जाओ। दूसरा ये कि अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लो, कोई ऐसा डायरेक्शन लो जिस पे अभी कोई भी नहीं आया। It's possible. Think in a different way. लेकिन सोसाइटी ने हमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करने से डराया भी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर इंसान किसी चीज़ में नाकाम हो जाए तो घर में भी उसकी वो पोजीशन नहीं रहती जो वैसे होती है आम तौर पे। तो इस चीज़ से भी लोग डर जाते हैं कि नई चीज़ें ट्राई नहीं करते। बिल्कुल, वो तो मैंने आपको वक्त में बताया है। तो फिर वही तो बात है, स्ट्रेंथ। तो कि आप आप जो है वो डटे रहें, अपना गोल आपका बिल्कुल फिक्स्ड हो और आप ये कहें कि मैंने रैट रेस में नहीं लगना, आई एम गोइंग टू फाइंड माई ओन वे। आपने दो बातें की थी, पहले भी ये आपने बात की और अभी भी, कि आपने फोकस्ड रहना है। नो मैटर आप जितनी दफ़ा फेल होते हैं, दोबारा खड़े होने लगे। अगर डायरेक्शन ही ठीक नहीं होगी तो आप टकरे मारते रहेंगे, वहां पर फायदा क्या होगा? पहले तो डायरेक्शन डिजाइन अपनी खुद करनी है ना। हाँ, डायरेक्शन फाइंड करना बेटा बड़ा मुश्किल काम है, ये पता है। इसी के लिए तो हमने आपको बुलाया कि कोई बच्चों को समझाए, कोई हमें समझाए। सूरह फातिहा पढ़े। एक सेकंड, सॉरी, मैं इसको कंप्लीट। सूरह फातिहा का मतलब देखें क्या है। प्लीज हेल्प अस फाइंड द राइट पाथ, प्लीज पुट अस ऑन द राइट पाथ। हम क्या हम पढ़ते चले जाते हैं, आज तक सुना ही नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह गाइडेंस देता है। बेशक। मैं बंदा हूँ, वो भी बिल्कुल नीचे वाला। ये हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं बिल्कुल कि जी ऐसे रास्ते पे जो सिराते मुस्तकीम हो,
बिल्कुल। आजकल मजहब से दूरी भी है, इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा। बड़ा जरूरी मैं है। मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा। सेगमेंट है हमारा, आप लोग सेगमेंट देखें, वापस आएंगे और फिर हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोबारा से। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, क्योंकि अगर आपका अल्टीमेट गोल ही सिर्फ पैसा कमाना है तो उसके लिए कैरियर कोई और ही चूज़ करना पड़ेगा। आई थिंक वही बात है कि अपना गोल जो है वो उसको रीएवैल्यूएट भी करते हैं, इवॉल्व भी होता है, ये बड़ा ज़रूरी है। और मैं यही बात कहूँगी कि उसको होलिस्टिकली देखें, सिर्फ ये नहीं पैसा तो ज़रूरी है, इन इटसेल्फ तो पैसा कुछ भी नहीं है ना, मतलब क्या है नोट, क्या चीज़ है, इट्स नथिंग नो। चीज़ें चलें फिर आपको थोड़ा फ़ायदा उठा सकती है, इन इटसेल्फ व्हाट इज़ करेंसी, इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है। पर एक नोट जो है 1000 5000 का नोट, व्हाट इज इट, क्यों फाड़े फट गया, खत्म। वो कहते हैं कि पैसा आपका गुलाम है जो आपके लिए काम करता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है।
नाउज़ुबिल्लाह। ये तो हमारे सोचने का तरीका है ना। देखो हम उससे पहले, ब्रेक से पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि मैंने आपसे कहा ना कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रास्ता ठीक है। तो वो तो हम हिदायत अल्लाह से मांगते हैं ना, लेकिन देखें तोते की तरह उसको मतलब जो हम चीज़ें रटवाते भी हैं लोगों को, और अनफॉर्चुनेटली हमने अपना जो दीन है उसको भी जो है वो बिल्कुल बस कि एक दीन है जिसमें हमने नमाज़ पढ़नी है, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचे समझे बगैर उसको हम जो है वो एक्शन करके कर देते हैं। ठीक है, इससे तो हमारा जहन कुछ नहीं खुलेगा ना जब तक हम उसको समझेंगे नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो लोग रट लेते हैं, उसके हाफिज बन जाते हैं, यू नो। तो ऐसा तो उसकी तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगी तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मैं अपनी सोसाइटी को देखूं, आपने दीन की बात की थी, तो जब एक बच्चा होता है, जब सोशल एथिक्स से रिलेटेड उसकी माँ और उसका बाप तरबियत कर सकते हैं, तो माँ बाप उसको दीन की तालीम क्यों नहीं देते? उसको दीन कलमे नमाजें पढ़ाने सिखाने के लिए एक मौलवी साहब की ज़रूरत होती है, या उसको घर से बाहर किसी ट्यूशन सेंटर में डालना पड़ता है। ये क्यों वजह है कि हमारे वालिदैन को जब तरबियत वो दे रहे हैं, एक नॉर्मल दुनियावी तरबियत, उसके साथ दीन का भी दें सबक? ये तो बात है कि आप अपने बच्चे के ऊपर पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन उसके साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर रहे। ये तो चेंज हमारी सोसाइटी में ज़रूरी है। मैं तो बार बार यही कहूँगी कि उसके बारे में खुद सोचें, और बच्चे को मतलब ये कि उसको आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपके वक्त, तवज्जो, मोहब्बत की ज़रूरत है। और वो बच्चा जिसको के पता है कि उसको उसको एक उसके पास तवज्जो उसको दी गई है बचपने में, उसको और कॉन्फिडेंस होता है, दैट्स इम्पॉर्टेंट, और वो लेटर ऑन एक स्टेज पे जाके रिफ्लेक्ट भी करता है। और आपने सही बात की कि दीन की जो है वो तालीमात का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ कलमे दोहराने आ जाए, लेकिन कुछ समझ भी तो आए। बिल्कुल। कि जो आप बात कर रहे हैं कुरान की जो तफसीर है, जो उसके मानी हैं, उसके ऊपर बैठ के बात करना ये जरूरी और कभी भी नहीं होता। कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। देखिए जब हम दीन की और इस्लाम की बात करते हैं तो हम इस्लाम वर्सेस दूसरे मज़ाहिब, भाई वो ये डिबेट होती है कि जी मुसलमानों के साथ जो है वो कितना जो है ज्यादती हो गई। भाई अपने दीन को तो समझो पहले कि है क्या, और अगर यकीन करें कि अगर मुसलमानों को अपना दीन समझ में आ जाए ना तो ये फिरका वारियत खत्म हो जाए। आपकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। 100%। और आपने जो कहा कि जो अच्छी इस किस्म की कंपनीज होंगी जो कि एक उसको एक 360 डिग्री एंगल से देखेंगी, 360 मतलब हर एस्पेक्ट से उसको देखेंगी, वो बिल्कुल पेरेंट्स को भी बुलाएंगे, वो बिल्कुल पेरेंट्स को भी बुलाएंगे और बिल्कुल देखेंगे कि लॉन्ग टर्म गोल्स हैं क्या बच्चे के, और उस काउंसलिंग यही होनी चाहिए टू मेक दैट पर्सन अंडरस्टैंड कि उसके लॉन्ग टर्म गोल्स होने क्या चाहिए। हमारे साथ थोड़ी देर पहले भी हमारे प्रोड्यूसर भी एक स्टोरी शेयर कर रहे थे कि वो बाहर रहे और उन्होंने देखा कि हम लोग वेस्ट में देखते हैं या किसी और कल्चर में, वहाँ पर बच्चों के साथ एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मस्ट रखते हैं कि उनकी नीड्स को समझें, और फिर जैसे जैसे आपका बिहेवियर चेंज होता रहता है आपको इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप अपने माँ बाप के साथ वही बात है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो आप किसी और के साथ कुछ शेयर कर सकें। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम लोग तो पागल समझते हैं उसको जो साइकोलॉजी या साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ट्राई भी करता है। तो साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत ही ना पड़े, अगर माँ बाप जो हैं वो खुद भी जो है अपना जहन कुशादा करें। भाई माँ बाप तो एक मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचे, ज़िंदगी देख ली, अब तो कुछ मैच्योर हो जाओ भाई। अच्छा, आपकी ये बात से ना जो भी फिलोसफिकल बात करे, एक घर में बैठा हुआ आम शहरी, हम मिडिल मैन की अगर बात करें, वो पता है क्या कहेगा? अगर एक आम सोच से सोचा जाए, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, अब अपनी रोजी रोटी को देखें, ठीक है, माँ बोले कि मैं अपने घर को देखूं या किस तरह, तो आप एक फॉर्मूला कोई अगर डिजाइन कर दें। ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। देखें जी, रोटी भी पक जाएगी, ये मैं माँओं से कहूँगी, कोई बात नहीं, घर भी साफ हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ आप ये काम ये करें ना कि जो आपने साथ वाली के साथ जो है वो 2-2 घंटे दूसरी की बुराइयां करनी होती हैं, ज़रा कट डाउन ऑन दैट ना जी प्लीज़। जो आपने सास की बुराइयां करनी है, जो इसकी बुराइयां करनी है, उसकी बुराइयां करें, उसको कट डाउन कर दें, वो ना करें। मिलें, लोगों से सलाम अलैक करें, ये कोई मैं नहीं कह रही कि सबसे सलाम करें, अच्छी अच्छी बातें करें और अच्छी बातें आगे उसी का प्रचार अच्छा, करें। पॉजिटिविटी किसी की कोई गलत बात सुन भी लें, उसको पी जाए, ठीक है, फिर तो कोई बातें ही नहीं रह जाएंगी आपकी।
ठीक हो गया, आपने वो कट आउट कर दिया, आपने कर कहा दिया। उसके बाद ये कि फिर दिन में करें क्या? फिर दिन में ये है कि खाने पकाने में तो भाई कुछ टाइम नहीं लगता, आधा घंटा लगता है, फिर आपके पास टाइम रह जाएगा, इवन खास तौर पे जो घर पे रहने वाली खवातीन, फिर इंतज़ार करें ना, पढ़ें, कुरान शरीफ निकालें, उसके तर्जुमे के साथ पढ़ें, खुद पढ़ें, अपने आप को अवेयर करें, उससे रिलेटेड चीज़ें देखें। भाई यूट्यूब के ऊपर आपने ज़रूरी है कि जो है वो सिर्फ मेकअप की वीडियोस देखनी है। मैं आपको बता रही हूँ यूट्यूब पे कितने सारे चैनल्स हैं जिसके अंदर कुरानी तालीमात हैं बहुत अच्छी तरीके से। खुद अपने आप को अवेयर करें। बच्चा आपका घर वापस आएगा, उसका होमवर्क वगैरह करवाएं, तो आप होमवर्क भी करा रही होती हैं, साथ साथ बातचीत करें उसके साथ, खुद होमवर्क करवाएं, क्यों उसको उठा के देती हैं? देखो काफ़ी एज तक तो बच्चे खुद भी, उन्होंने स्कूल में भी पढ़ा होता है, माएँ उनकी सर पे भी बैठ जाए ना तो वो आधा होमवर्क कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और इतनी पढ़ी लिखी माएँ होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो अपने बच्चों को होमवर्क करा सकती हैं। तो पॉइंट ये है कि फजूल की चीज़ें मत करें ना। आप एक निकाल के देखें कि आप दिन में कर क्या रही हैं और आपको पता चलेगा कि कितना वक्त आप बर्बाद कर रही हैं नेगेटिव एक्टिविटीज़ में। कट दैट आउट। सो आई वुड से कि ये बहुत बड़ा, एक तो मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिनका ट्रेडिशनली ये रोल है कि वो अपने बच्चों का ख्याल करती हैं, ठीक है? तो ये मत समझे कि करियर काउंसलर एक लेवल पे जाके जो वो कोई जादू की छड़ी लगा देगा, नहीं। आपने शुरू से ही अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, पहले अपने आप को जो है वो ग्रूम करना है, अपनी एजुकेशन के ऊपर जो है तवज्जो देनी है, तभी बच्चे में रिफ्लेक्ट भी और होगी, फिर वो बच्चे के अंदर जाएगी। और इसी तरह जो बाप भी हैं वो भी ये सोचें कि देखें नौकरी के साथ साथ ज़रूरी है बहुत एफर्ट चाहिए होती है। जब आप थक के वापस आते हैं तो दिल तो ये होता है मेरे सामने कोई ना आए इस वक्त। अच्छा जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या दिख रहे हैं आज हम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शेहान आकाश और आप देख रहे हैं डोंट बिकम अ विक्टिम फाइट बैक सेल्फ डिफेंस सीरीज। जिस तरह से हमने सेल्फ डिफेंस के ऊपर काम किया, जिस तरह से आपके कहने पे हमने किक्स और पंच सीखने की कोशिश की और मार्शल आर्ट को भी इंक्लूड किया अपने सेल्फ डिफेंस सीरीज़ के अंदर, कुछ हमारे दोस्त जो कि हमसे ये पूछ रहे थे कि जी हमें ये बताइए कि जिम्नास्टिक जो है, आपने मार्शल आर्ट और कराटे के बारे में तो बात कर ली, लेकिन जिम्नास्टिक जो है इसका क्या चक्कर है और ये कैसे होती है और क्या वो घर में बैठकर सीखी जा सकती है? तो मैं आपको ये बताऊं कि जिम्नास्टिक जो है एक बहुत ख़तरनाक खेल है। अगर आपने प्रॉपर किसी इंस्ट्रक्टर से नहीं सीखा या प्रॉपर किसी की सुपरविजन में नहीं किया तो आप बैक फ्लिप या फ्रंट फ्लिप करने की जब कोशिश करते हैं तो करते हुए अगर आपकी प्रॉपर लाइनिंग ना हो सके, आपके प्रॉपर पाँव अपनी जगह पर ना आए, आपका हेड नीचे लग जाए फ्लोर के ऊपर तो आपकी गर्दन टूट जाएगी, आपकी डेथ हो सकती है। और अगर आप कमर के बल गिर जाएं तो आपकी कमर टूट सकती है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि आपको जिम्नास्टिक सीखने के लिए प्रॉपर सुपरविजन की ज़रूरत है। हमने आज का ये सेगमेंट जो रखा है इसके अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता दी जाएं कि अगर आप क्लब नहीं भी जाते हैं तो प्रॉपर आप उनकी प्रैक्टिस करते हुए स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आप उसके ऊपर शिफ्ट करें और फिर आपका जो ड्रीम है फ्रंट फ्लिप या बैक फ्लिप का वो आप पूरा कर सकें। तो मैंने अपने साथ मधु किया है अपने दोस्त मुदस्सिर को। मुदस्सिर कैसे हैं आप? जी, आप कैसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। प्रोफेशनली जिम्नास्टिक मार्शल आर्ट से बिल्कुल अलग है। मैं चाहूँगा कि मेरे जो नाजरीन हैं उनको आप ये बताएं। जी देखिए आकाश भाई, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने शो पे हमें इनवाइट किया। और जैसे कि आकाश भाई ने आप लोगों को बताया कि जिम्नास्टिक जो है वो मार्शल आर्ट से एक अलग टॉपिक है। और जिम्नास्टिक का जो बेसिक है या फिर बेसिक जो हम जैसे स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें शुरुआत जो हो बेसिक से ही करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे इसको समझते हैं कि बैक फ्लिप या बैक समरसाट या फ्रंट समरसाट वो सीख कर तुम्हें बहुत बड़ा जिम्नास्ट बन गया हो, उसको जिम्नास्टिक नहीं कहता। अगर आपने जिम्नास्टिक सीखना है तो आपको बेसिक आना चाहिए। और बेसिक जैसे आकाश भाई ने पहले बताया, आप लोग को आगाह कर दिया कि अगर आपकी बेसिक अच्छी हो, बेसिक आपके स्ट्रांग हो तो आप लाइफ में आगे चैम्पियन बन सकते हैं। तो उस सिलसिले में इंशाल्लाह हम आपको बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे जिस पे आप लोग घर में भी बैठ कर आप लोग प्रैक्टिस कर सकेंगे, आप लोग जो है उसको कंटिन्यू रख सकेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, क्या आप डेमो करवा के दिखा रहे हैं? देखिए आकाश भाई, सबसे पहले हमने जो जिम्नास्टिक का जो बिल्कुल बेसिक है वो हमने स्टार्ट लेना है फ्रंट रोल से। ओके, हम फ्रंट रोल करेंगे। फ्रंट रोल में ये है कि फ्रंट रोल का जो बेसिक है
वो हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यही टाइम फ्रंट रोल अगर वो आपके क्लियर हो गए तो उसके बाद फिर डाइव रोल आते हैं जो प्रैक्टिकली अभी आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर ऐसा ऐसा फ्रंट समरसॉट आते हैं, फिर उसके बाद फिर हम बैक फ्लिप पे आते हैं या फिर हैंड स्प्रिंग या कार्टव्हील वगैरह फिर उसके बाद आते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रंट रोल का बेसिक आपको दिखाना है प्रैक्टिकली कि फ्रंट रोल का बेसिक कैसे की जाती है और उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है और क्या चीज़ हमें चाहिए। तो हमें डेमो करके कौन दिखा रहे हैं? कामरान जी, कामरान हमें डेमो करके कामरान चलें जी, कामरान अपनी पोजीशन आप ले लें। सबसे पहले फ्रंट रोल का जो बेसिक है वो बताना है। और एक चीज़ ये मैं बताऊँ कि फ्रंट रोल के लिए आपका जो शोल्डर्स, बाइसेप, ट्राइसेप और आपके कलाई जो है ये आपके मजबूत होना चाहिए। उसके बाद फिर हम जब फ्रंट रोल बेसिक पे हम जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट मारना शुरू कर देते हैं, सर लगाकर, सर हेड लगाकर वो जाके फ्रंट रोल करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, नेक में आपको पेन हो सकते हैं, कमर में आपको पेन हो सकते हैं। तो जो तरीका बताएंगे आप लोगों ने उसको गौर से देखना है और उसको पिक करना है ताकि नेक्स्ट जो हमारा सीरीज़ होगा या नेक्स्ट जो हम एक्टिविटी करेंगे ताकि उसमें हमें पता हो कि हमें फ्रंट रोल कंप्लीट है, उसके बाद जाके हम डाइव रोल या फिर बैक समरसॉट, फ्रंट समरसॉट के ऊपर आएंगे। जी कमर, यस, देखिए वंस अगेन। ओके, यस। अब ये दोबारा आप लोग को फ्रंट रोल देखिए। फ्रंट रोल के बताने का मकसद ये है कि ये जब हम इस तरीके से सिंगल में बैठते हैं तो हमने सर को हेड बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो हेड लगा लेते हैं। आप हेड लगा के करो ज़रा, ये सर के जोर पे करते हैं, यस, सर के जोर पे करते हैं, जो नेक में भी प्रॉब्लम्स और कमर बैक बाउंड में भी मसला आ सकते हैं। तो हमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। खड़े हो जाओ, अब खड़े होकर आपने फ्रंट रोल करना है। सबसे पहले बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, नीज आपके बिल्कुल सीधे होंगे। यहाँ से हमने सर को अंदर की तरफ खींचते हैं, ये ओके, ये हम फ्रंट रोल करेंगे। ठीक है, जब फ्रंट रोल हमारे कंप्लीट हो गया, आपको लग रहा है कि मैं फ्रंट रोल बिल्कुल बेसिक के साथ कर सकता हूँ, बैलेंस के साथ कर सकता हूँ, तो उसके बाद हम डाइव रोल के ऊपर आएंगे जो सेम यही चीज़ है, पर उसमें हल्के से हमने लेग्स क्लोज कर देना। जो उसके बाद वे फ्रंट समरसॉट आते हैं प्रोफेशनल, मतलब लेवल 1 पे फिर हम अगर आना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास डाइव रोल होना ज़रूरी है। उसके बाद हम डाइव रोल करेंगे, डाइव रोल के बाद फिर हम फ्रंट समरसॉट पे जाएंगे। जी कमरान, अब ये फ्रंट रोल जो हो गया, उसके बाद डाइव रोल का बेसिक आपको बता रहे हैं, पर ये उस टाइम आप करेंगे जब आप फ्रंट समरसॉट कंप्लीट कर चुके हो। अच्छा, मैं चाहूँगा मुदस्सिर कि डाइव रोल पे जाने से पहले फ्रंट ये जो रोल हमने किया ये दोबारा से किया जाए ताकि व्यूअर्स को प्रॉपर उसकी टेक्निक जो है वो पता चलनी चाहिए। यस, आप कामरान नीचे आएंगे। ओके, अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि उन्होंने हाथ अपने जो हैं ज़मीन पर रखें। आप वापस जाएंगे, आप स्लो में इसको करेंगे, ठीक है जी। सिर्फ आपने हाथ लगाने नीचे जी। आप ये पोजीशन देखेंगे कि उन्होंने सिर्फ हाथ नीचे लगाए और नीज जो हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, ठीक है। इसके बाद हेड को वो अंदर लेके जा रहे हैं और अपनी बॉडी को आगे की तरफ फेंक रहे हैं और उसके बाद खड़े हो रहे हैं। अच्छा, खड़े होते हुए कुछ लोग क्या गलती करेंगे कि वो साइड पर सहारा ले लेते हैं, ऐसे ही वो साइड पर सहारा ले लेते हैं। वो आपने नहीं लेना है, अपनी बॉडी की फोर्स से करना है जी। नेक्स्ट स्टेप, अभी इसके बाद जो आएंगे, इसके बाद डाइव रोल आता है, ठीक है। अब डाइव रोल का सेम यही फ्रंट रोल है, पर उसमें हल्का सा हमने लॉन्ग, एक हाई डाइव रोल होता है, एक लॉन्ग डाइव रोल होता है। हाई डाइव रोल हम फ्रंट समरसॉट के लिए करते हैं और जो लॉन्ग डाइव रोल है उसमें हमें बेसिक करनी होती है ताकि हमारी मूवमेंट अच्छी आ जाए, हमारे बाइसेप, ट्राइसेप और कमर जो है वो स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद जाके हम हाई डाइव रोल पे जाएंगे। जी जी कमरान, यस। ये डायरेक्ट किए, आप लोगों ने डायरेक्ट कभी भी इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करना। मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि हमने जब डाइव रोल लेना है तो डाइव रोल के लिए सेम जिस तरह हम फ्रंट रोल कर लेते हैं, तो फ्रंट रोल के बाद अगर मैं बैठ के कर रहा हूँ, ये मेरा बेसिक है, तो मेरे पास एक एरिया होना चाहिए कि मैंने 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट के अंदर मैंने डाइव रोल लेना है, तो मुझे अपने कलाई को मजबूत रखना है, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट मैंने ये मेरा बेसिक है, ये मेरा स्टे लेना है। वापस देखिए, ये पोजीशन, ये मैं स्टे लूँगा वापस। उसके बाद फिर मैं बॉडी को घुमाऊंगा आगे की तरफ। अब देखिए, राइट, ये मेरा डाइव लेना है, ठीक है। बॉडी को बिल्कुल स्लो करके हमने डाइव लेना है। स्मूथली है। और इसके अंदर गलती आपकी क्या हो सकती है कि जब आप आगे जा रहे हैं, मुदस्सिर मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा फिर करें। इसके अंदर गलती ये हो सकती है कि जो आप घर में खुद प्रैक्टिस करेंगे, मुदस्सिर एक दफ़ा फिर परफॉर्म कीजिएगा। ये जब आगे जा रहे हैं तो उनकी नेक का, इसके अंदर जिम्नास्टिक के अंदर अपनी नेक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अगर आप ये नेक सीधी मार देंगे तो आपकी गर्दन टूट जाएगी, ठीक है। वो सबसे पहले फोकस किस पे कर रहे हैं जी? मुदस्सिर दोबारा कीजिएगा। डाइव रोल में जैसे कि आकाश भाई ने बताया कि क्या नाम है, हम अक्सर हमारे नेक जो है या फिर हमारे जो नीज है वो डायरेक्ट मुंह के साथ भी टच हो सकता है और नेक भी गलत। तो आप लोगों ने हर गेज ये जिस तरीके से मैं अभी कर रहा हूँ, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं एक दफ़ा आप लोग को, जो नॉर्मल लोग जिस तरीके से घरों में करते हैं या फिर मैट्स के ऊपर करते हैं, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। ये गलत होता है। इस तरह ये करते हैं, ये आवाज़ आप लोगों ने सुन ली होगी कि कमर के बिल जाकर हम बॉडी को इस्तेमाल करते हैं, और यही चीज़ सबसे ख़तरनाक है। हमने अगर डाइव रोल लेना है तो डाइव रोल के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी खिलाई में पावर होना चाहिए, आपका बेसिक बैलेंस अच्छे होना चाहिए। यहाँ से हम आगे ये, उसके बाद बॉडी को बिल्कुल स्लो घुमाना है। स्लो घुमाकर हम अपने बैलेंस को रोक सकते हैं।
ओके और इसके अंदर कमर आपकी मदद से जो इसकी बेसिक चीज़ है कि जब आप फ्रंट रोल करते हैं या मिनी रोल करते हैं जिसे हम कहते हैं, जब आप रोल करते हैं तो आपकी कमर जो है वो बिल्कुल बेंड हो रही है। उसको किस तरह से हो रही है कि टायर वाली पोजीशन में वो आती है। जब टायर वाली पोजीशन में आती है तो वो रोल करके जैसे टायर चलता है वैसे वो चल के आगे जाती है। तो क्या होता है कि अगर आप टायर वाली पोजीशन में नहीं होंगे, यूं करके मारेंगे तो वो कमर आपकी ज़मीन पर ऐसे लगेगी। आप इसको जितना स्मूथली करेंगे, जैसे हमने ननचक का भी एक सेशन किया था, तो आप इसको जितना स्मूथली चलाते हैं उतना आसानी से ये चीज़ होती है। तो इसी तरह से इसको जितना अपनी बॉडी को लाइट रख के खेलेंगे तो आप हवा में उड़ना शुरू कर देंगे। मुदस्सिर, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास अगली बेसिक? अगर हम इसके बाद बेसिक फ्रंट रोल हो गया, फिर डाइफ रोल हो गया, तो यही चीज़ जब हमारी कंप्लीट होती है तो उसके बाद फिर हम फ्रंट समरसाट पे आते हैं। अब फ्रंट समरसाट का बेसिक सबसे पहले तो आपके पास मैट्स होना ज़रूरी है। कोई भी मैट्रेस हो, फोम हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर हम लाइटली कर सके। अब ये लॉन्ग था, उसके बाद हमने हाइट उठाना है। सेम यही चीज़ है, इसमें हमने डाइफ रोल में हमने हाइट उठाना है। और हाइट में कैसे कि मैं अगर जस्ट मतलब कि कंटिन्यू में कर रहा हूँ, फ्रंट रोल के साथ मैं डाइफ रोल उठाना चाहूँ, तो वो मुझे जब भी मेरा बेसिक कंप्लीट हो जाए, कमर मेरा मजबूत हो, मुझे लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, उसके बाद फिर मैंने हाइट आहिस्ता आहिस्ता हाइट ऊपर की तरफ लेना है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैंने फ्रंट रोल की, अब यहाँ से मैंने डाइफ लेना है। ये ओके, ये स्टेप 2 हो गया। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, डाइव उसके साथ हम लेंगे और डाइव हम क्लोज लेंगे। डाइव में हमने हाइट ऊपर की तरफ उठाना है। जब हम हाइट ऊपर उठाएंगे उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने लेग्स को बेंड कर देना है। लेग्स बेंड करके उसके बाद फिर हम फ्रंट समरसाट के ऊपर आएंगे। ओके अच्छा, इसके लिए मुदस्सिर कुछ एक्सरसाइज या कुछ चीज़ आप प्रेफर करना चाहोगे कि उसकी घर में प्रैक्टिस की जाए? प्लीज़ यहाँ आइएगा, जिसके अंदर जो है बच्चे घर में प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जिमनास्टिक जो है वो सारा खेल है आपके शोल्डर्स का और आपके बाजू का और जैसे आपने बताया कलाई का। तो ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो ऐसी कौन सी बेसिक एक्सरसाइज हैं जो जिमनास्टिक के अंदर डेली बेसिस पे क्लब के अंदर होती हैं और वो करना बहुत ज़रूरी है? और जब तक वो नहीं करेंगे तो वो अपनी कलाई, अपने बाजू, अपने शोल्डर स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं? क्योंकि मैं चाहूँगा कि अगले सेगमेंट के अंदर हम जो है फ्रंट फ्लिप पे आएँ और यकीनन सब जो है फ्रंट फ्लिप सीखना चाहते हैं और उसका बेसब्री से सब इंतज़ार भी करेंगे। तो आप एक्सरसाइज मुझे बता दीजिए ताकि हम अपने नाजरीन को जो है वो एक्सरसाइज बताएं उसके लिए। जिमनास्टिक के लिए फ्रंट समरसाट हो, बैक समरसाट हो, बैक फ्लिप हो, इसके लिए आपके बेली जो है ये हार्ड होना चाहिए, पेट आपका हार्ड होना चाहिए। पेट की एक्सरसाइजिंग है, जिस तरह लेट के हम पेट की एक्सरसाइजिंग करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। कमर आपकी अच्छी होगी, कमर में लचक होगा, पावर होगा, तो आप फ्रंट समरसाट, बैक फ्लिप आप इजीली कर सकते हैं। ओके जी, मुदस्सिर बहुत शुक्रिया। और आपने ये बातें सुनी और हमारी ये कोशिश रही इस चीज़ के अंदर कि हमने जहाँ आपको ये सिखाने की कोशिश की वहाँ पे हमने आपको भरपूर डराने की भी कोशिश की। आपने इस चीज़ से ज़रूर डरना है, आपने ऐसे नहीं कर लेना कि जी बस मैंने ये देख लिया तो मैं कर लूँ। जो चीज़ें आपको बताई गई हैं आज के सेगमेंट के अंदर, इसकी आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा रिहर्सल करेंगे, आप उतने फ्लेक्सिबल होंगे। जितने फ्लेक्सिबल होंगे तो नेक्स्ट जो लेवल है उसके ऊपर आप जा पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज जो आपने देखा इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट हम जब आपके सामने हाजिर होंगे तो आप फ्लेक्सिबल हो चुके होंगे और आपका जो ड्रीम था, जो आप चाहते हैं कि हम हवा में यूँ उड़ना शुरू कर दें, और हम उसकी तरफ जाएंगे और वो सेगमेंट भी हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी, एक और सुबह में आपको खुश आमदीद कहेंगे और आज हम लोग बात कर रहे हैं करियर काउंसलिंग के हवाले से। उसके बाद एक आखिरी सवाल, चूंकि वक्त कम रह गया, आपने सक्सेसफुल लोग भी काफ़ी देखे होंगे, उनसे मिली भी होंगी, क्या एक कॉमन चीज़ आपने सब में पाई? बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब जब भी आप उनसे बात करेंगे उनके पास दे विल हैव समथिंग पॉजिटिव टू से अबाउट एवरीथिंग। जितने भी बुरे हालात हो जाए उसके अंदर एक पॉजिटिव एलिमेंट ढूंढना। नंबर 2, कमिटेड बहुत होते हैं, हार नहीं मानते बस। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो करियर में तो बहुत फ्लरिश करते हैं, वर्किंग मदर्स की स्पेशली मैं बात करूँगी, लेकिन जब वो घर पे आती हैं और बच्चे उनके बड़े होते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि आप तो थी ही नहीं तब जब हमें आपकी ज़रूरत थी। तो बैलेंस करना कितना ज़रूरी है, करियर को भी और घर को भी? हाँ, बच्चों के आपको टाइम देना जो है वो ज़रूरी होता है। देन अगेन क्वालिटी टाइम की बात हो रही है। आप उनको इग्नोर तो टोटली नहीं कर सकते, लेकिन द पॉइंट इज़ कि जो माएँ अगर घर पे कॉन्स्टेंटली रहेंगी भी ना और बच्चों को पूरा टाइम दे देंगी तो ऐसे बच्चे माशाल्लाह होते हैं तो फिर भी कंप्लेन करके दिखा देंगे। सो इट्स अप टू द किड्स। आई थिंक जो बच्चा है उसको भी ये समझाने की बड़ी ज़रूरत है कि उसने तुम्हारे लिए किया क्या क्या कुछ। तो बच्चों के लिए प्लीज़ उनसे गुजारिश ये है कि अपने माँ बाप के नुक्स निकालने की बजाय
अपने आप को देखें और ये भी देखें कि उन्होंने आपके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है। एंड देयर आर टाइम्स व्हेन दे रियली वांट, वो कितना मुश्किल चीज़ से गुजर रहे हैं, तो इस एडजस्टमेंट रिक्वायर्स दोनों साइड के ऊपर जो है ना वो चेंज इन एटीट्यूड की ज़रूरत होती है ऑन पार्ट ऑफ द किड्स एज वेल एज द पेरेंट्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप यहाँ पर मौजूद थी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और यही उम्मीद करते हैं हम अपने नाजरीन से कि उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करें, कुछ भी बात करें, हमारी उसमें कोशिश ही होती है कि जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बोला कि पॉजिटिविटी, हमारे चैनल का भी यही मकसद है, हमारा अपना भी यही मकसद है और हम प्रोग्राम डिज़ाइन भी इसलिए करते हैं कि कुछ पॉजिटिव मैसेज हम दे सकें किसी भी हवाले से, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, जनरेशन गैप की बात करें, एजुकेशन की बात करें, और आज खास तौर पर इन तमाम चीज़ों में आप तभी जाएंगे जब आपके करियर आप अच्छा चूज करेंगे। तो करियर काउंसलिंग में भी हमारा यही मैसेज है कि कुछ भी करें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करें, फिर उसमें कंसिस्टेंसी रखें, क्योंकि हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं उसको कुछ देर तक किया, अगर उसमें नेगेटिव रिजल्ट आया, हम लोग फेल हुए, तो फिर हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो कंसिस्टेंट भी रहें और हमारा प्रोग्राम भी कंसिस्टेंसी से देखते रहें। कल तक के लिए मुझे और हलीमा को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफिज।